गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और सॉलिड स्टेट का पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया था ब्रेवियस लैटिस के बारे में। जो टॉपिक चल रहा था यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस वगैरह वगैरह, उसी में मैंने पढ़ाया था कि एक मैथमेटिशियन हुए ब्रेवियस, उन्होंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल में मैंने कहा था कि थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स थे। 3 एज लेंथ ए बी सी, लेंथ विड्थ एंड हाइट, और 3 इंटरफेशियल एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। उन 6 पैरामीटर्स के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब मैंने समझाया था कि जिसमें ए बी सी बराबर हो, फिर ए बी बराबर हो, सी बराबर नहीं हो, ए बी सी में से कोई बराबर नहीं हो, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हो, अल्फ़ा बीटा बराबर हो, गामा बराबर नहीं हो। इन सारे पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पर 14 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल पहचाने गए, जिसमें से 7 यूनिट सेल प्रिमिटिव थे और बाकी 7 यूनिट सेल सेंटर्ड थे। तो जिसमें सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड हुआ, फेस सेंटर्ड हुआ, एंड सेंटर्ड हुआ वगैरह वगैरह, ये आपको समझाया हुआ है मैंने। उन सारे 14 क्रिस्टल सिस्टम्स जो 14 तरह के डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पर बांटा गया, उनमें से सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल था और सबसे अनसिमेट्रिक यूनिट सेल ट्राइक्लिनिक था, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी कुछ भी बराबर नहीं था, वो ट्राइक्लिनिक था। और वहाँ यह भी बता दिया था कि किस सेल में, किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं। और हमने ये भी आपको पिछले क्लास में बताया होगा कि हमको सबसे ज़्यादा जो सिमेट्रिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसी के बारे में बात करनी है, उसी के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है। तो चलिए हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में समझना चाहते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में जब आपने देखा होगा तो वहाँ देखा होगा कि जो रिलेशनशिप है ए बी सी तीनों बराबर है और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर है और 90 डिग्री है। तो वो सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल था, जिसको हमने कहा था कि वो क्यूबिक यूनिट सेल है। एक बात और याद होगा आपको कि क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के यूनिट सेल थे: प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज हम लोगों को ये समझना है कि वे यूनिट सेल होते कैसे हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा मेहनत किया है आपके लिए, थर्मोकॉल का क्यूब काटा है। कुछ क्यूब्स हैं मेरे पास, मैं उन सारे क्यूब्स से आपको समझाऊंगा कि कैसे आइटम्स निकालते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये क्यूब है हमारे पास, इसको क्यूब मान लीजिए। तो इस क्यूब में, इसको मान लेते हैं क्यूब, ये थोड़ा सा ज़्यादा फेस लगता है इसका, ठीक। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास क्यूब है। तो इस क्यूब में देखिए, आप सबको दिख रहा होगा, इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स हैं। एज कितने हैं? 12, 1 2 3 4, 4 नीचे और 2 10 और 2 12 एजेज हैं। और इस क्यूब में 6 फेसेस, 6 फेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। इस क्यूब में हम टोटल काउंट कर लिए 8 कॉर्नर हैं, 12 एज हैं और 6 फेस हैं। मैंने पहले ही दिन आपको समझाया था कि मैं आपको, ये हो सकता है आप जानते होंगे, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें 12 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेज हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेस हैं। और आइटम्स जो होंगे वो सभी कॉर्नर्स पे होंगे ही, कंपल्सरीली होंगे, क्योंकि उन्हीं लैटिस पॉइंट्स को मिलाने से हमको यूनिट सेल मिला था। इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी यूनिट सेल होते हैं, सबों के कॉर्नर्स पे आइटम्स होते ही होते हैं। आप भले उसको लिखें या न लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि वहाँ आइटम्स होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसका नाम दिया था हम लोगों ने। तो अब इस यूनिट सेल में यह जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसी के बारे में पढ़ना है। और वो टॉपिक है कि नंबर ऑफ एटम्स, मैंने लिखा है ये टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल। कितने एटम्स हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, ये हमको मालूम करना है। तो आप देख भी रहे हैं कि ये 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर पे एटम्स है। प्रिमिटिव में तो 8 एटम्स होंगे, आपको देखने में लग रहा होगा कि एक यूनिट सेल में 8 एटम होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी को समझने के लिए हमने ये क्यूब काटा है और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम इसको अरेंज करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स हमको एक्यूरेटली एग्जैक्टली मिल जाए। तो उस पर जाने से पहले आप याद कर लीजिए एक बार कि क्यूबिक यूनिट सेल जो 3 तरह के थे, उसमें एक था प्रिमिटिव, एक था बॉडी सेंटर्ड, एक था फेस सेंटर्ड। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो एटम्स के पोजीशन के बेसिस पर हमने डिसाइड करा था। और एटम्स का पोजीशन अगर सभी कॉर्नर्स पर है केवल, तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और आप समझ रहे हैं कि मैंने कहा था कि एटम्स को हम नहीं भी दिखाएंगे तो समझा जाएगा कि वह कॉर्नर पे हैं। तो सपोज कीजिए कि हम अगर इन सारे कॉर्नर्स पर से एटम्स हटा देते हैं तो वो केवल सिंपल क्यूब के जैसे दिखेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम सिंपल क्यूब भी है। तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हम एक एटम, एक यूनिट सेल में, एक जो यूनिट सेल है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है कि एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल और केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, हम उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ये समझ गए आप। तो इस क्यूब के कितने कॉर्नर्स हुए, 8 कॉर्नर्स, और उन 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। तो बच्चों अब मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो सॉलिड होते हैं वो कोई एक यूनिट सेल तो होता नहीं है, उसमें तो हजारों यूनिट सेल, लाखों करोड़ों यूनिट सेल होते हैं। तो यूनिट सेल एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, क्लोज पैक्ड रहते हैं। तो अगर क्लोज पैकिंग होगी तब क्या होगा, तब हम देखते हैं अगर कोई एक अकेला यूनिट सेल है तब तो उसके 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कोई अकेला यूनिट सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यूनिट सेल तो ग्रुप में होगा, तो ग्रुप में होगा तो क्या होगा, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि समझा पाता हूँ कि नहीं। देखिए ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है, देख लीजिए ये क्यूबिक यूनिट सेल है। हम इसके एक कॉर्नर को, जिसको हम रंग दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने इसको रंग दिया है, यहाँ रंग दिया है, हम इसी कॉर्नर की बात करेंगे। इस कॉर्नर पर एक एटम है तो सभी कॉर्नर पे, लेकिन हम इस कॉर्नर वाले एटम्स की बात करते हैं। इसको रंग दिया। अब सपोज कीजिए कि इसी से सटा के तो दूसरा यूनिट सेल भी रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको सटा के रखा। अब जरा देखो कि इस यूनिट सेल के इस कॉर्नर पे भी तो वही एटम होगा ना, कॉमन होगा। ठीक है, हम एक दूसरा तीसरा यूनिट सेल लेंगे, इससे सटा के रखेंगे। तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर जो इस कॉर्नर पे जो एटम होगा, इस कॉर्नर पे गौर कीजिए, इस कॉर्नर पे वो यही एटम होगा, मतलब इसके तीनों के इस कॉमन कॉर्नर पे वो एटम कॉमन हो गया। अब एक और यूनिट सेल लेंगे जिसको सजा के रखेंगे। तो देखिए मैंने इसको सटा के रख दिया। अब जरा समझिए कि इस यूनिट सेल में, ये चारों यूनिट सेल में जो एटम है, एक ही एटम है जो चारों के कॉर्नर पे कॉमन है। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो घर में माचिस का डिबिया लेके भी आप कर सकते हैं। माचिस का डब्बा जो होता है वो क्यूबाइड शेप का है, लेकिन हम मान सकते हैं उसको क्यूब, और उसमें भी 8 कॉर्नर, 6 फेस, 12 एज होते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। आपने ये देखा, मैंने ये जो काटा हुआ है क्यूब के शेप का तो नहीं है, लेकिन हमको समझने में तो मदद कर सकता है कि एक जो एटम्स हैं वो एटम्स चारों के कॉर्नर्स पे कॉमन है। जरा गौर कीजिए, यही समझने वाली बात है। चारों के कॉर्नर्स पे वो कॉमन है, कॉमन है। इसका मतलब अगर हम एक के हिस्सा में निकालेंगे तो 1/4 आएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर यूनिट सेल है तो हजारों यूनिट सेल को अरेंज करना है। तो हम अब देखिए इसके ऊपर से भी एक यूनिट सेल रखेंगे, तो उसके इस कॉर्नर पे भी वही एटम्स होगा कॉमन। फिर उसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे तो इस कॉर्नर पे वही हुआ, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। टोटल मिलाकर एक कॉर्नर जो है वो कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया गया, 8। 4 इस लेयर में और 4 इसके ऊपर। आप समझ रहे होंगे
कि ये जो कॉर्नर का एटम है या किसी भी क्यूब का एक कॉर्नर, अगर हम हजारों करोड़ों क्यूब को एक साथ अरेंज करेंगे तो जो एक कॉर्नर है वो मैक्सिमम 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। अब 9वां यूनिट सेल इसमें कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि जगह ही नहीं है। तो टोटल एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में शेयर्ड हुआ? 8 यूनिट सेल में। तो एक का हिस्सा कितना पड़ा? 1/8। वही मैंने लिखा, मैंने यहाँ लिखा एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। मैंने ये लिखा कि एक एटम जो कॉर्नर पर है वो कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किए जाते हैं? 8। तो एक का हिस्सा कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8। जाहिर सी बात है 8 भाई है, एक रोटी को बांटना है तो 1/8 पार्ट बांटेंगे, तो 1/8 हुआ एक यूनिट सेल के हिस्से में। अब ऐसा 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर को तो यही बात होगी, 8 जो है वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा। तब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। तो आप समझ रहे थे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जहां 8 एटम्स हमको दिखाई दे रहे थे, अब वो 8 एटम्स नहीं हैं। एटम्स कितने हैं? मात्र 1। और ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं से कोई डाउट न रहे मन में। आप मॉडल बनाकर, आप क्यूब बनाकर, अगर नहीं है क्यूब तो घर में 8 वो ईंट जो होता है, ईंट ब्रिक्स, वो ले लीजिए और उसके कॉर्नर्स को सटा कर देखिए और आपको आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वहाँ आप भी यही देखेंगे कि किसी भी ईंट का जो कि क्यूबॉइड है उसका एक कॉर्नर 8 अलग अलग ईंट में शेयर्ड हुआ रहा है। इसलिए हम लोग एक कॉर्नर के हिस्से में 1/8 कहते हैं और तब 8 कॉर्नर के हिस्से में 1/8 × 8 और तब हम कह देते हैं कि एक एटम है। मैंने एक लाइन ब्रैकेट में लिख दिया है, नेवर कंफ्यूज दैट टोटल 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर्स आर ऑब्जर्व्ड बट ओनली 1 एटम इज देयर इन द यूनिट सेल। देखने में 8 लग रहा है लेकिन इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अब होता कितना है? मात्र 1। ये बात हमेशा गांठ बांध लेनी है, याद रखनी है। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश किया है समझाने का मॉडल के थ्रू, और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं और आप समझ भी गए होंगे। आज मैं वीडियो के बीच में फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जिन्होंने ये मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे एक हार्दिक रिक्वेस्ट है, आग्रह है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बार बार। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके पास ऐसा वीडियो पहुंचाए जो एक अनजान आदमी, अननोन आदमी जो नहीं कुछ समझता हो वो भी समझने लगे। इसलिए मुझे वक्त तो थोड़ा लगेगा लेकिन मैं उन सबों को समझाने की कोशिश करूंगा। जहाँ ज़रूरत होगी ग्राफ की, जहाँ ज़रूरत होगी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम। एक यूनिट सेल पढ़ाया था मैंने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहले ये समझे कि यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। तो मैंने आपको समझाया था कि दुनिया का कोई भी यूनिट सेल हो उसके कॉर्नर्स पे एटम्स तो समझने हैं, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। उसमें एटम्स के कॉर्नर्स पे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। सपोज कीजिए कि हमारा यही एक यूनिट सेल है और इसको हमको BCC बनाना है। तो BCC का मतलब हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब हुआ कि इसके 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। एक एटम इसके भीतर में, इसके पेट से कहिए, हम लोग का जैसे पेट हुआ वैसे ही इसके बॉडी में भीतर इंटीरियर में एक एटम है। ये हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर ऐसा है तो फिर हमको इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो गौर कीजिए, जो 8 कॉर्नर्स हैं उसमें से एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा? 8। मैंने अभी पहले बताया है कि एक कॉर्नर का आइटम 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो एक का हिस्सा हो गया 1/8, तो वही मैंने लिखा कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एटम्स एट कॉर्नर। तो एक का हिस्सा 1/8, फिर इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 हुआ। अब समझना ये है कि अब जो एटम्स बॉडी में है, भीतर में है, इंटीरियर में है,
क्या वह किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जा सकता है? कभी नहीं, वो नहीं शेयर किया जा सकता। आप ऐसे समझिए ना कि आपके घर में आप 2 भाई हैं और आपके घर में 1 केजी मिठाई आया। अब सुबह में झगड़ा हो गया तो बंटवारा होगा, तो आधा आधा केजी बंटवारा होगा। लेकिन अगर रात में ही किसी भाई भाई एक्स ने आधा किलो मिठाई खा लिया है, पेट में चला गया उसके, अब सुबह में अगर बंटवारा होगा तो 250 ग्राम का बंटवारा होगा, क्योंकि जो खा लिया उसका पेट चीर के तो निकालना नहीं है, वो तो किसी के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसे ही इस यूनिट सेल के भीतर में जो एटम है वह एटम किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा, इसलिए वह अकेले का हुआ, वो उसी के लिए हुआ। तो एक एटम हो गया बॉडी के लिए और एक एटम हो गया कॉर्नर के लिए, तो टोटल कितना एटम हुआ? 2 एटम्स मैंने लिख दिया है। हेंस 2 एटम्स पर यूनिट सेल आर देयर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। देखने को लग रहा है आपको 9, देख लीजिए 8 कॉर्नर्स हैं और एक बीच में बॉडी में है, तो 9 है, लेकिन होता कितना है? 2। ये हमेशा आपको याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, सॉलिड स्टेट का फंडामेंटल चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और याद रखने से बेहतर है कि इसको समझ लिया एक बार तो ये याद हो गया। कोई भी चीज़ जो समझ में आ जाती है वो परमानेंट आपका हो जाता है। तो ये हमको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में दिखता तो है ज़्यादा लेकिन होता है कम। तीसरे टाइप का आपको यूनिट सेल बताया था मैंने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में तीसरा टाइप था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि एक ऐसा यूनिट सेल होता है क्यूबिक यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावे क्यूब के 6 फेस, उन सारे 6 फेसेस के सेंटर पे अगर एटम्स हों तो हम वैसे यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग FCC लिखते हैं शॉर्टकट में। तो फिर वही बात हुई कि अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और सब फेस पे है। देख लीजिए इसके 6 फेस और इन सारे फेसेस पे एटम्स हैं, सब फेस के सेंटर पे एटम्स हैं। तो अब हमको ये मालूम करना है कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है। तो उसके लिए फिर वही बात करनी होगी हमको कि एक कॉर्नर का जो एटम है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। तो एक का हिस्सा हो गया 1/8, ये तो बताया था। और तो 8 के हिस्से, 8 अगर कॉर्नर्स को हम जोड़ लें तो सबके लिए 1/8 × 8 तो 1 एटम हो गया। अब बात रही फेस की। फेस का जो एटम है वो कितने दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो देखिए हम अगर फेस की बात करें तो 2 यूनिट सेल हमने लिया, हम इसको ऐसे ही ना सटा के रखना है, अरेंज करना है, सटा के रख दिया हमने। तो देखिए ये जो बीच में जिसको मैंने फेस पे बनाया था वो एटम अब कितने भाग में बट गया, कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर कर लिया गया? 2 यूनिट सेल। देख लीजिए 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर कर लिया गया। और जब 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर कर लिया गया तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/2। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस का आइटम होता है वह 2 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर किया जाता है, इसलिए पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि फेस का जो आइटम है वो 2 यूनिट सेल में बटेगा तो एक का हिस्सा हो गया 1/2, हमको एक में कैलकुलेट करना है। तब अब कहता है कि वैसा वैसा कितना फेस है, तो काउंट करके मैंने आपको दिखा दिया कि 6 फेस है और 6 फेस में भी यही कहानी होगी, सभी फेस से एक एक यूनिट सेल सटे होंगे। तो 6 फेस से जो एटम यूनिट सेल सटे हुए हैं तो 6 फेस का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2 × 6। देखिए मैंने लिखा होगा फेस से 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 फेस से 1/2 × 6 तो टोटल हो गया हमारे पास 3। तो अब फेस से 3 और कॉर्नर से 1 तो टोटल कितना आइटम हो गया? 1 + 3, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमको लग रहा था कितना?
कि 8 और 6 14 एटम दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं 14, है कितने? मात्र 4 एटम्स हैं पर यूनिट सेल। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो जनरली आता भी है और आना भी चाहिए, कि फिर ये 14 क्या है? तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने कहा था कि ये जितने भी एटम्स हैं जिसको हम पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। तो अब इसमें लैटिस पॉइंट की संख्या 14 है, लेकिन एटम्स की संख्या 4 है। दोनों में फर्क समझिए। ठीक वैसे ही बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या 9 है, लेकिन एटम की संख्या 2 है। ठीक वैसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या 8 है, लेकिन एटम की संख्या 1 है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। लैटिस पॉइंट अलग चीज हुआ और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अलग चीज हुआ। लैटिस पॉइंट एटम को दिखाने का एक सिंबल है, एटम्स को रिप्रेजेंट करता है वो, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। इस बात में हमेशा विश्वास रखिए, इस बात को हमेशा समझिए। एक और यूनिट सेल, चौथे टाइप का सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने आपको समझाया था। तीसरे टाइप का, एक तो प्रिमिटिव हो गया। सेंटर्ड में मैंने 3 टाइप कहा था आपको, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर्ड इत्तेफाक से क्या, क्यूबिक यूनिट सेल में इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का डेफिनेशन हुआ एक ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे, उसके अलावे किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर एटम्स होंगे। तो 2 अपोजिट फेस पर एटम होंगे तभी ना, जब 2 फेस डिफरेंट हो बाकी 4 से। 6 फेस हुए तो 6 में से अगर कोई डिफरेंट फेस है 2 तो वहाँ एटम होगा। सपोज कि ये क्यूब है, इसका तो 6 का 6 फेस इक्विवेलेंट है। तो अब हम किस पर एटम रखेंगे? 2 पे रखेंगे तो बाकी 4 को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी में से कोई 2 फेस डिफरेंट होता, बाकी चारों से अलग होता, तो उन दोनों पे होता, तो वो इंड सेंटर्ड शो करता। तो मैंने यहाँ लिखा है इंड सेंटर्ड जो है ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में होता है। आप देख लीजिए, पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए कि ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में मैंने समझाया था कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। तो इंड सेंटर्ड का मतलब यही हुआ कि सभी 8 कॉर्नर्स और कोई 2 अपोजिट फेस पे एटम्स हैं। तो अगर एटम्स हैं तो ठीक बात है। तो कॉर्नर्स के लिए हम अगर निकालें तो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, तो 1/8 इंटू 8, तो ये हो गया 1। अब कहता है कि अब फेस की बात जो करेंगे तो 2 फेस पे एटम्स हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2 फेसेस, तो 1/2 इंटू 2, 1। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो इस तरह से हम लोगों को यूनिट सेल पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना होता है। अब यहाँ मैंने एक सवाल लिखा है, कि इन ए हाइपोथेटिकल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। इसको हाइपोथेटिकल इसलिए कहा, यह काल्पनिक है, यह रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम केवल अपना अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए, परखने के लिए ऐसा एक सवाल कर रहे हैं। तो कहता है कि इन ए हाइपोथेटिकल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, ऑल द फेसेस, ऑल द एजेज एंड 3 एटम्स आर इन द बॉडी। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमको कैलकुलेट करना को कह रहा है। तो अभी तक जो हमने सीखा, हम उसी को यूज़ करके और इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए उसका यूज़ कैसे करके हम सॉल्व करेंगे। बनाऊंगा तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेना चाहेंगे कि यूनिट सेल में जो है एटम्स कहाँ कहाँ है, और उसमें लिखा हुआ है कि वह एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो उस क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ है, पहले हमको ये मालूम कर लेना है। तो उसका सॉल्यूशन हम बना रहे हैं कि यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक यूनिट सेल।
क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे है। मैं छोटा छोटा बनाता हूँ क्योंकि बहुत एटम्स बनाने होंगे मुझे। ये सभी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। उसके बाद कहता है कि सभी फेस पे एटम्स हैं, तो 6 फेस पे भी एटम्स हैं, 6 फेस पे एटम्स हैं। सभी एज पर एटम्स हैं, तो 12 एज पर एटम्स हैं, 12 एज पर एटम्स हैं। एज पर एटम्स हैं। उसके बाद 3 एटम्स इसके बॉडी में है, ये मैंने लिख दिया, बॉडी में 3 एटम्स। तो कहता है कि अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एटम्स एट कॉर्नर्स। जो एटम्स कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर पर है, तो 1/8 × 8 = 1। तो कॉर्नर्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया 1। अब एटम्स कहाँ हैं? फेस पर, जो हम जानते हैं पहले वो लिख लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एटम्स एट द फेसेस, वो 1/2 × 6 फेस है, तो 3। टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एटम्स इन बॉडी, जो एटम्स बॉडी में है, तो 3 एटम्स है, उसका तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, तो 3 कंट्रीब्यूशन हुआ। अब हमको ये देखना है कि कॉर्नर एज का एटम प्रेजेंट एट द एज कैन बी शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स। वह 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। इसको मैं आपको फिगर से दिखा देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, 1/4 फॉर 12 सच एजेज। इस तरह का 12 एज ले लीजिए, तो 1/4 × 12 3, इसके लिए कंट्रीब्यूशन 3 हो गया। तो अब टोटल एटम्स कितना हो गए? नाउ टोटल एटम्स, तो वो हो जाएंगे 1 + 3 + 3 + 3, 10 एटम्स पर यूनिट सेल। और मैं समझता हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा। मैं आपको एज के बारे में समझा देता हूँ, आप घर पे भी ऐसा मॉडल बनाकर और माचिस के डिबिया से मैंने जैसे कहा आपको कि कर सकते हैं। ये एज है, इस पर कोई आइटम है, तो उसको शेयर करने वाला कितना हो सकता है? देखिए, 1 यूनिट सेल, ये 2 भाग में, ये एज का आइटम जो है 2 भाग में बटा, एक हम इसके ऊपर से रखेंगे 3 भाग में बटा, और एक यहाँ से रखेंगे तो 4 भाग में बटेगा। मतलब ये हुआ कि यह यूनिट सेल 4 यूनिट सेल के द्वारा, यह एटम 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा, 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो 1 यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/4। यही बात मैंने लिखा है कि एक जो कॉर्नर एज का आइटम है वो शेयर किया जाएगा 4 यूनिट सेल के द्वारा। तो एक के हिस्से आएगा 1/4, तो 12 वैसा कॉर्नर है, तो 12 कॉर्नर के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4 × 12 3। तो टोटल को जोड़ दिया तो 10 एटम्स पर यूनिट सेल आया।
तो इस तरह से हमने देखा, जो हमने हाइपोथेटिकल यूनिट सेल लिया था, उस हाइपोथेटिकल यूनिट सेल में टोटल एटम्स की संख्या 10 पर यूनिट सेल आ गया। अब थोड़ी सी बात और, जो कि बच्चे उसमें थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, मैं उन सारी बातों को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं होते हैं, क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं होता। वहाँ निश्चित रूप से अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि एकदम सीधा है, तो सावधान हो जाइए कि वही क्वेश्चन आपको गलती करवाएगा। वैसे सवाल में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है और उसको सॉल्व करने में सावधानी बरतनी है। तो मैं आपको कुछ उसी पर आधारित जिसमें डाउट होता है बच्चों को, वो बता रहा हूँ कि एक क्यूब में, इन अ क्यूब की बात करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना समझने के लिए, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कमरा। जिस कमरे में आप सोते हैं, आपका बेडरूम, आपका स्टडी रूम, उसी को समझ लीजिए कि एक क्यूब है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि क्यूब है, A B C D E F G H। तो इसमें AC जो है वो फेस डायगोनल है। इसके कॉर्नर्स हो गए A B C D E F G H। इसका AC जो हुआ वो फेस डायगोनल कहलाएगा, फेस डायगोनल AC। ठीक वैसे ही DC भी BD भी हो सकता है, BD हो सकता है, DG हो सकता है, FA AF हो सकता है। मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि फेस डायगोनल का मतलब हुआ कि फेस के दो कॉर्नर्स को, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाला लाइन। इसमें एक बॉडी डायगोनल भी होता है, बॉडी डायगोनल 8 कॉर्नर्स हैं तो 4 बॉडी डायगोनल हुए। इसको मिलाने वाला AF, अब इसको हम कह भी सकते हैं। 4 बॉडी डायगोनल कौन कौन हो सकता है? AE एक बॉडी डायगोनल है, ये बाहर वाला है तो CG हो सकता है, DH हो सकता है, BF हो सकता है। ये सारे के सारे बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ DH हो सकता है, BF हो सकता है, CG हो सकता है। ये सब बॉडी डायगोनल्स कहलाते हैं। बॉडी डायगोनल जो होता है, जो भी बॉडी डायगोनल होगा वो सब क्यूब के सेंटर, इंटीरियर पॉइंट पर सेंटर से पास करेगा और वहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्शन होगा। all the body diagonals intersect each other at the certain point inside the क्यूब। वह क्यूब के भीतर किसी खास पॉइंट पर सभी एक दूसरे से मिलेंगे, वो कहलाएगा उसका सेंटर। तो उस सेंटर पे वो मिलेंगे एक दूसरे से। अब इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में, क्वेश्चन है, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल atoms are present at
present at all the corners and an atom at each body diagonal। हर एक बॉडी डायगोनल पर एक एटम है। तब पूछ रहा है कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब ऐसा सवाल पूछ दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर यही अभी जो आपको कंसेप्ट बताया मैंने उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो एटम्स हैं वो बॉडी कहाँ कहाँ है। देखिए मैं ये फिगर बना के आपको समझा देता हूँ कि यह एक क्यूब बनाया मैंने। इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हुए, 8 कॉर्नर्स हैं और इन 8 कॉर्नर्स को मिलाने वाला बॉडी डायगोनल है, 4 को बॉडी डायगोनल, और वो सभी बॉडी डायगोनल एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसके जिस पॉइंट पर एक आइटम है जो बॉडी सेंटर्ड। अब यहाँ एक डाउट क्या होता है बच्चों को, आपको भी डाउट यही होगा कि आप तो समझेंगे कि 4 बॉडी डायगोनल है, इसका मतलब बॉडी में 4 एटम हो गए, जबकि ऐसा होगा नहीं। वो चारों बॉडी डायगोनल एक पॉइंट से जहाँ से पास कर रहा है वहाँ पर एटम है। और आप समझ लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है वह इशारा किसकी तरफ कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, दिस indicates towards BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमको हमेशा ये सावधान हो जाना है इस तरह के सवाल में। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही बॉडी सेंटर्ड की तरफ इशारा कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा। तो अब एक सवाल हम लेना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल कि जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड कर पाएँ। इसके एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड कर पाए। अभी तक मैं समझता हूँ कि मैं सफल रहा हूँ आपको ये समझाने में कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने अगर समझा दिया आपको, तो जिसका जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन हम आज देख लेना चाहते हैं इस वीडियो में कि हम अगर आइटम्स के पोजीशन को जानते हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे डिसाइड करें, हम लोगों को ये समझना है। तो एक सवाल हमें ले लेना है कि अगर हम किसी आइटम्स के पोजीशन को जानते हैं यूनिट सेल में तो उसके आधार पर हम उसका फॉर्मूला कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल को मैंने एक सवाल लिखा है, ए सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब एक सॉलिड जब क्रिस्टल बनाता है तो कैसा बनाता है, क्यूबिक यूनिट सेल। एटम्स ऑफ X आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एटम्स ऑफ Y एट ऑल द फेसेस। मतलब उस क्यूबिक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे X के एटम्स हैं और सभी फेस पे Y के एटम्स हैं। तो पूछता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सॉलिड, पहला सवाल। दूसरा, व्हाट विल बी द फार्मूला इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, मतलब एक कॉर्नर पर से X गायब हो गया। और तीसरा पॉसिबिलिटी है व्हाट विल बी द फार्मूला इफ 1x फ्रॉम कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाय Z। मतलब कॉर्नर पर का जो एक X है वो Z के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो चलिए इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले हमको एक यूनिट सेल बना लेना चाहिए। इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं हम, तो एक यूनिट सेल बना लेना है हमको और उस यूनिट सेल में दिखा देना है कि X और Y कहाँ कहाँ है, और बड़ा आसान हो जाएगा तब इसको सॉल्व करना। सभी कॉर्नर्स पे X है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो सभी कॉर्नर्स पे X बना दीजिए और सभी फेस पे Y है तो Y भी लिख देता हूँ, सभी फेस पे Y। तो पहला का जवाब, नंबर ऑफ
एटम्स ऑफ एक्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल अगर निकालोगे तो कॉर्नर पे है तो 1/8 इंटू 8 1 हो गया, एक्स की संख्या 1 हो गई। ठीक वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई, एटम्स ऑफ वाई पर यूनिट सेल, तो वो फेस पर है तो 1/2 इंटू 6 फेसेस है तो 3। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहें, रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वो हो जाएगा 1:3। तो फॉर्मूला हो गया x/3। तो इसका फॉर्मूला हो गया x/3। कितना आसान है, बना दिया फॉर्मूला x/3। अब दूसरे में कहता है इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, इफ वन कॉर्नर is missing means atoms of x are present only at 7 corners। मात्र 7 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। तो अब निकाल देना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल तो 1/8 तो होगा, लेकिन कै गो कॉर्नर, मात्र 7 कॉर्नर्स, तो ये हो जाएगा 7/8। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई पर यूनिट सेल, वो तो ठीक है 1/2 इंटू 6 3। तो अब जो रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो बिटवीन x एंड y, तो x का हो गया 7/8:3। तो इसको आप रेशनलाइज करिए तब भी ठीक, नहीं रेशनलाइज करिए तब भी ठीक, कोई बात नहीं। आप रेशनलाइज करोगे तो 7:24 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका फॉर्मूला अब हो जाएगा फॉर्मूला x 7 y 24, ये इसका फॉर्मूला होगा। और एक पॉसिबिलिटी और भी है, एक पॉसिबिलिटी और भी पूछ रहा है कि अगर एक कॉर्नर पर से x को रिप्लेस कर दिया गया है, x को रिप्लेस कर दिया गया है C में, वन कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाय z, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x तो 1/8 तो होता है, लेकिन एगो रिप्लेस हो गया तो 7 बच गया, तो 7/8। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y तो 1/2 इंटू 6, ये तो ठीक है 3 रहेगा। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ z, क्योंकि एक नया एटम भी आ गया z, तो z तो 1/8 इंटू एक ही कॉर्नर पर है तो 1/8। तो रेशियो हो जाएगा x = y = z, तो 7/8 = 3 = 1/8 रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो 7:24 = 1। तो फॉर्मूला हो गया x 7 y 24 z। और देखिए इस तरह से हमने फार्मूला सक्सेसफुली निकाल दिया है। और इस तरह से यही बात होती भी है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं उनका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यूनिट सेल में उनका जो अरेंजमेंट है उसके आधार पे होता है। तो उसका आधार हम लोग देखेंगे, बहुत सारे वॉइड्स वगैरह बनेंगे अगले क्लास में। मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और आप आज के वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि कितना कंसेप्चुअल है ये,
चैप्टर। अब यहाँ से कंसेप्ट धीरे धीरे डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ता जाएगा और डिफ़िकल्टी एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। जब पैकिंग आपको पढ़ाएंगे तो कहा जाता है कि सॉलिड स्टेट उसी टॉपिक के लिए बदनाम है, लेकिन वो बड़ा आसान हो जाएगा समझना अगर आपने इन सारी बातों को अच्छे से समझ लिया है तो। अदरवाइज वहाँ तो और मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो आपको इन सारी बातों को खूब अच्छे से समझना है। अगले वीडियो में मैं आपको पैकिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि सॉलिड में पैकिंग कैसे करते हैं, कि अगर सॉलिड में हमको पैकिंग करना है, क्लोज पैकिंग करनी है, तो उसका क्या मेथड होगा, हम ये समझेंगे अगले वीडियो में। और इन सारी बातों को एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना है और अपने से कॉपी पर लिखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा सुना तो बात समझ गई, आप खुद से करें, खुद से करेंगे तभी पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं। और अदरवाइज ये एक ऐसा चीज़ है कि दूसरे के अनुभव से आपको सीखने को बहुत कम अवसर मिलता है। इसमें खुद से करना होता है, खुद से करके समझिए। मैंने तो आपको समझा दिया है, लेकिन आप खुद से कितना समझ पाते हैं इसको समझेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैकिंग की बात करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वही है पैकिंग इन सॉलिड।